क्लास 10 के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में आज हम करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फ्रॉम एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का विकास किस तरीके से हुआ और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है उसके बेस पर क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 3.5। तो अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। क्लास 10 में चैप्टर 3 में आज हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड टू सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अभी तक हमने जो मेथड यूज़ किए हैं, ग्राफिक मेथड यूज़ किया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया है, एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया है। अब ये जो फोर्थ मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड इन दिस चैप्टर। तो एलिमिनेशन मेथड अभी हमने लास्ट वीडियो में किया ही था, उसी के द्वारा एलिमिनेशन मेथड से ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को कैसे हम इवॉल्व कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं। पहले हम वो चीज़ देखते हैं, इसको समझते हैं कि क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है और किस विधि से इस मेथड को हमने यूज़ किया है या पाया है। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, अगर मेरे पास दो इक्वेशंस हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो अगर एलिमिनेशन मेथड से इन दो इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है तो उसके लिए मैं क्या किया करता था कि किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को मैं इक्वल बनाता था, आपस में बराबर बनाता था। तो यहाँ भी हम वही करेंगे। y के कोफिशिएंट को अगर मैं यहाँ पर बराबर बना दूँ या x के कोफिशिएंट को अगर मैं आपस में बराबर बना दूँ तब हम इनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मान लिया मैं x के कोफिशिएंट को यहाँ बराबर बनाता हूँ। तो x के कोफिशिएंट बराबर बनाने के लिए पहले समीकरण में x का कोफिशिएंट a1 है और दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a2 है। तो मैं क्या करूँगा कि समीकरण 1 को a2 से और 2 को a1 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिलेगा, a1 a2 x प्लस b1 a2 y प्लस c1 a2 इक्वल 0। ये समीकरण नंबर मुझे मिली इक्वेशन नंबर 3। उसी तरीके से यहाँ मैं a1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मिलेगा a1 a2 प्लस x प्लस b2 a1 y प्लस c2 a1 इक्वल 0। ये इक्वेशन नंबर 4 मिली और 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस माइनस माइनस, तो a1 a2x माइनस a1 a2x ये तो 0 मिल जाएंगे। b1 a2y माइनस b2 a1y, तो यहाँ से मैं y को कॉमन ले सकता हूँ तो मुझे मिलेंगे b1 a2 माइनस b2 a1 y और प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल 0। तो अब मेरी जो समीकरण बनी कि b1 a2 माइनस b2 a1 y प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल 0। इसको मैं लिख सकता हूँ b1 a2 माइनस b2 a1 y इक्वल माइनस c1 a2 माइनस c2 a1। तो इस माइनस की मैं अंदर गुणा कर सकता हूँ या नीचे भी इसको मैं गुणा कर सकता हूँ। चलिए पहले इसको आगे सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू मिलेगा मुझे माइनस c1 a2 माइनस ब्रैकेट में है c2 a1 डिवाइडेड बाई b1 a2 माइनस b2 a1।
अब ये माइनस की या तो मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं या नीचे। चलिए मैं इसको मल्टीप्लाई नीचे कर देता हूँ डिनोमिनेटर में। तो यहाँ से मुझे y मिलेंगे C1A2 माइनस C2A1 डिवाइडेड बाई, जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो जो प्लस का साइन है वो माइनस में हो जाएगा और माइनस वाला साइन प्लस में हो जाएगा। तो प्लस वाले को हम पहले लिखेंगे, माइनस B2A1 प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे B2A1 माइनस B1A2। तो ये मुझे यहाँ से y का मान मिल जाता है। अब ये y का मान मैं किसी भी समीकरण में लिख सकता हूँ। इसको थोड़ा सा और रिफाइन करके लिखते हैं, C1A2 माइनस C2A1 डिवाइडेड बाई A1B2 माइनस A2B1। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे हम एलिमिनेशन मेथड में करते थे वही चीज़ हमने यहाँ पर यूज़ की है। एलिमिनेशन मेथड ही हम यहाँ पर इसको यूज़ कर रहे हैं। तो y का मान जब मैं समीकरण नंबर 1 में रखूँगा, 2 में भी हम रख सकते हैं, तो मुझे मिलेंगे A1x प्लस B1 y की वैल्यू जो हमने भी फाइंड आउट की है C1A2 माइनस C2A1 डिवाइडेड बाई A1B2 माइनस A2B1। ये y की वैल्यू आ गई और प्लस C1 इक्वल 0 है। पूरी इक्वेशन को ये जो डिनोमिनेटर है A1B2 माइनस A2B1, इससे गुणा और भाग करने पर या एलसीएम लेकर भी हम इसको कर सकते हैं। अगर इसका एलसीएम 1 हो और इसका भी एलसीएम हम 1 मान लें तो इनको हम जोड़ सकते हैं। तो हमें मिलेगा A1 इंटू A1B2 माइनस A2B1 प्लस B1 इंटू C1A2 माइनस C2A1, और नेक्स्ट लाइन में करते हैं A1 इंटू A1B2 माइनस A2B1x प्लस B1 C1A2 माइनस C2A1 प्लस C1 इंटू A1B2 माइनस A2B1 डिवाइडेड बाई कंप्लीटली A1B2 माइनस A2B1 इक्वल 0। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 से करेंगे तो ये इधर हमें 0 मिल जाएगा, मीन्स हमारे पास इधर न्यूमरेटर अब नहीं बचा। तो यहाँ लिख सकते हैं A1 की एज इट इज़ लिख देते हैं इसको A1B2 माइनस A2B1 इंटू x प्लस B1 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो B1 C1A2 माइनस B1 C2A1 प्लस C1 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं C1A1B2 माइनस C1A2B1 इक्वल 0। अब इसमें देखते हैं क्या कुछ हमारे पास बचता है। B1 C1A2 प्लस का है और ये B1 C1A2 ये माइनस का है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचेंगे A1B2 माइनस A2B1 इंटू x इक्वल, इनको हम दूसरी साइड चेंज कर लेंगे तो जो प्लस का है वो माइनस में हो जाएगा और माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। तो ये माइनस का है तो इधर जा करके प्लस में हो जाएगा। तो हमारे पास बचेंगे, ये माइनस का है प्लस हो जाएगा तो B1 C2A1 और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा C1A1B2। इसमें हम देखते हैं कि A1 हमारा दोनों में है तो A1 को हम कॉमन ले लेते हैं। अंदर बचेंगे B1 C2 माइनस C1B2, A1 से A1 कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास बचेंगे x इज इक्वल टू B1 C2 माइनस B2 C1।
डिवाइडेड बाई A1 B2 माइनस A2 B1। तो ये हमें x की वैल्यू यहाँ से इस प्रकार से मिल जाती है, और ये y की वैल्यू हमें मिली थी, ये y की वैल्यू थी और ये x की वैल्यू थी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एलिमिनेशन मेथड के द्वारा भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई जो हमारा मेथड है उसको निकाल सकते हैं। इसका इजी मेथड क्या होगा वो हम यहाँ पर बताते हैं अभी आपको, कि इक्वेशन क्या है मेरे पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। यहाँ ज़रूरी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करने के लिए कि हमें अपनी इक्वेशंस को इस जनरल फॉर्म में वापस लाना पड़ेगा। अगर हमें यहाँ पर इक्वल 0 ही हमें यहाँ पर चाहिए होता है। अगर किसी इक्वेशन में c की वैल्यू इक्वल के इधर 0 की जगह पर दी है तो हमें उसको इधर लाना होगा और यहाँ पर इक्वल हमें 0 बनाना होगा। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमें करना ही होता है। तो इक्वेशन क्या है मेरे पास, दो इक्वेशन मैंने लिखी हुई हैं वो ऊपर। तो उन्हीं इक्वेशंस के लिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। तो x की मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y की मुझे वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, और यहाँ अचर वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, कांस्टेंट नंबर्स। तो देखिए x का कोफिशिएंट है a1 और a2। तो यहाँ पर मुझे चूँकि x के नीचे जो वैल्यूज़ रखनी है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, x को यहाँ पर ये मान लूँगा कि x है ही नहीं। तो हमारे पास बचेंगे y और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो बचेंगे। तो y का कोफिशिएंट क्या है b1, फिर उसके नीचे b2, फिर c1 और c2। जो हमने यहाँ पर लिखा है लास्ट में c1 और c2 वही हम यहाँ पर लिखेंगे c1 c2। और उसके बाद अब y वाले मुझे टर्म्स लिखनी है तो b को मैं छुपा लूँगा, बाकी a और c के अंदर लिखूँगा। तो c1 और c2 तो पहले ही लिखा जा चुका, अब बचा हमारे पास a1 और a2। फिर अचर पद के लिए c1 और c2 को छुपा लेंगे और बचेंगे हमारे पास a1 और a2 b1 और b2। तो a1 तो यहाँ पर है तो यहीं से हम शुरू करेंगे, a1 a2 b1 और b2। x के लिए x के कोफिशिएंट को छुपाएंगे, y के जो डिनोमिनेटर लिखना है उसके लिए y के कोफिशिएंट को छुपाएंगे, और जो कांस्टेंट टर्म है उसके लिए हम जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको छुपा देंगे। शुरुआत कहाँ से करेंगे, b1 b2 c1 c2। जहाँ से हमारा पहला टर्म खत्म हुआ वहीं से हम सेकंड टर्म शुरू करेंगे। c1 c2 पे ख़त्म हुआ था तो c1 c2 से ही हमने दोबारा स्टार्ट किया। तो c1 c2 और फिर आ जाएगा हमारा a1 a2 स्टार्टिंग में, फिर a1 a2 चूँकि यहाँ पर ख़त्म हुआ है तो a1 a2 से ही शुरू करेंगे और आ जाएगा हमारा b1 b2। अब पहले जहाँ से हमने स्टार्ट किया b1 b2 यानी कि स्टार्टिंग हमारी क्या है b1 है, और ख़त्म कहाँ पर हुआ c2 पर आकर के ख़त्म हुआ, c1 c2 लास्ट में हमने c2 लिखा है। तो देखिए हमारा ये अगर एक रेक्टेंगल मान लें हम इसको, तो इस रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स हैं वो हमें लेने हैं, पहला और लास्ट वाला और फिर बाद में माइनस ये वाला। उसी तरीके से यहाँ पर ये माइनस ये, फिर यहाँ पर ये माइनस ये, इस तरीके से हम इसमें चलते हैं। तो x बटे b1 c2 माइनस b2 c1, इसको सॉल्व करके ये मिल गया इक्वल y डिवाइडेड बाई c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब मुझे जिसकी भी वैल्यू निकालनी होगी x ही निकालनी है, तो x वाला टर्म इक्वल जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसके, और y की वैल्यूज़ निकालनी है तो y वाला टर्म इक्वल जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसके। तो ये हो जाएंगे x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1।
तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाती हैं B1C2 माइनस B2C1 डिवाइडेड बाई A1B2 माइनस A2B1। तो ये मुझे यहाँ से x की वैल्यू मिली। देखो यहाँ से भी मेरे को वही वैल्यू मिली थी B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1, और इस मेथड से भी वही वैल्यू मुझे मिल जाती है। अब y की वैल्यू निकालनी है, तो y अपॉन C1A2 माइनस C2A1 इक्वल रखेंगे 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1, और यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल देंगे C1A2 माइनस C2A1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। ये मुझे y की वैल्यू मिल जाती हैं। सेम वही वैल्यूज़ हैं जो हमने एलिमिनेशन मेथड के द्वारा निकाली थी। तो ये हमारा इसमें काम करने का तरीका रहेगा। किसी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज़ करने के लिए किसी भी इक्वेशन पेयर ऑफ इक्वेशन में हम ये वाला मेथड यहाँ पर यूज़ करेंगे। ये ऊपर सिर्फ उसको समझाने के लिए मैंने बताया था एलिमिनेशन मेथड के द्वारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। तो शर्त यही है कि हमें अपनी इक्वेशंस को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, और वो मैंने आपको पहले हम जो हमारा ग्राफिकल मेथड था उसमें हमने बताया ही था कि अगर A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2 है तो हमें क्या मिलेगा, एक यूनिक सॉल्यूशन वहाँ पर मिलेगा, अद्वितीय हल हमें वहाँ पर मिलेगा, अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन, और इनको हम कंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं। फिर A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल है C1 अपॉन C2। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसका कोई हमें सॉल्यूशन, हमारी जो पेयर है उसकी कोई सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगी। नो पॉसिबल सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन पॉसिबल, इनकंसिस्टेंट। और तीसरी कंडीशन कि A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2, तीनों इक्वल हो जाएं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, बहुत सारे यहाँ पर हल मिलेंगे, इसमें कोई हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा और यहाँ पर केवल एक हल मिलेगा। ये भी कंसिस्टेंट है, लेकिन अगर इस तरह की कंडीशन आती है तो हम क्वेश्चन को इस वाली एक्सरसाइज में आगे सॉल्व नहीं करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसकी एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर कुछ पेयर्स हमें इक्वेशंस के दिए हैं, वहाँ हमें बताना है कि किस पेयर का सॉल्यूशन यूनिक है या नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बताना है कि तीनों कंडीशंस में कौन सी कंडीशन उस पेयर में लगती है, और अगर उसका हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड उसे हमें सॉल्व करना है। तो जैसे फर्स्ट पेयर है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल 0, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल 0, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे तो a1 की वैल्यू हमें 1 मिलेगी, +1 है, b1 की वैल्यू -3 है और c1 की वैल्यू -3। उसी तरीके से सेकंड इक्वेशन में कंपैरिजन करेंगे, a2 = 3 मिलेगा, b2 = -9 मिलेगा और c2 -2 के इक्वल मिलेगा। तो a1 a2
डिवाइडेड बाई A2, वैल्यूज़ निकालते हैं 1/3 मिलेगी। फिर B1 बाई B2 निकालते हैं तो -3/-9 ये कट जाएंगे, तो ये भी हमें 1/3 मिलेगी। तो चूँकि पहला और दूसरा यानी कि A1/A2 इक्वल आ गया B1/B2, यानी कि फर्स्ट कंडीशन तो है नहीं हमारी, सेकंड या थर्ड कंडीशन हो सकती है, तो उसके लिए हमें C1 और C2 भी अभी निकालना पड़ेगा। तो C1/C2 क्या हो जाएंगे, -3/-2 मीन्स 3/2। इसका मतलब क्या मिला हमें कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 नॉट इक्वल है C1/C2। इसका मतलब हमारे पास कोई पॉसिबल सॉल्यूशन इसका नहीं है, कोई हल संभव नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन यहीं पर इसका सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2, 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। देखो यहाँ पर मैंने पहले कहा था कि हमें इक्वेशंस को उसके जो जनरल फॉर्म है उस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना होगा। तो ये इक्वेशन कन्वर्ट होकर हो जाएगी 2x + y - 5 = 0। ऐसे ही हो जाएगी 3x + 2y - 8 = 0। अब हम इनकी कंपैरिजन करके A1 A2 वगैरह निकालेंगे। तो A1 मिलते हैं हमें 2, B1 हमें मिलते हैं 1 और C1 मिलते हैं -5। उसी तरीके से A1 यहाँ मिलेंगे A2 और B2 हमें मिलेंगे 2 और C2 हमें मिलेंगे -8। अब A1/A2 देखते हैं क्या मिलेगा, 2/3। B1/B2 क्या मिलेंगे, 1/2। तो A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। तो तीसरे रेशो की तरफ जाने की हमें आवश्यकता नहीं है। क्या मिलेगा हमें, एक यूनिक हल यहाँ पर हमें मिल जाएगा, अद्वितीय हल। तो एक यूनिक सॉल्यूशन हमें यहाँ पर मिलता है। तो अब हम इसको जो है सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा। तो इक्वेशंस क्या क्या हैं हमारी, 2x + y - 5 = 0, 3x + 2y - 8 = 0। तो x अपॉन, सबसे पहले x अपॉन y अपॉन एंड 1 अपॉन। तो x अपॉन में मैंने बताया था कि जो x के कोफिशिएंट्स हैं उनको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, y और जो हमारे कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको लिखेंगे। तो y का कोफिशिएंट पहले इक्वेशन में 1 है, तो 1 × -8। चलिए पहले मैं थोड़ा सा इजी करने के लिए ये लिख देता हूँ, 1 और 2 -5 और -8। फिर यहाँ पर y वाले कोफिशिएंट को छुपा लेंगे, -5 से ख़त्म हुआ था तो वहीं से शुरू करेंगे, यहाँ पर -8। फिर x के जो कोफिशिएंट्स हैं 3। फिर यहाँ पर 2 और 3 और 1 और 2, इनको छुपा करके x और y के कोफिशिएंट्स हमने यहाँ पर लिखे। अब x अपॉन, ये सिर्फ यहाँ पर एक बार समझने के लिए है। अगर आप इसको जब अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो आप बिना इसके भी सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1 × -8 इसकी गुणा यहाँ होगी और इसकी गुणा यहाँ होगी। तो 1 × -8 -2 × -5 इक्वल y अपॉन -5 मल्टीप्लाई इसकी गुणा 3 के साथ होगी, मल्टीप्लाई 3 -8 की गुणा 2 के साथ होगी, इक्वल 1 अपॉन 2 × 2 -3 × 1। तो 2 × 2 -3 × 1। तो x अपॉन 1 × -8 मिलेंगे, 2 × -5 माइनस के 10 मिलेंगे, लेकिन माइनस बाहर भी है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो +10 हो गया, इक्वल y अपॉन -5 × 3 माइनस के 15, -8 × 2 माइनस के 16, -16 × माइनस प्लस के हो जाएंगे, तो प्लस के 16 हो गया,
इक्वल 1/2 माइनस 3। तो यहाँ से हमें मिले x/10 - 8 2 इक्वल y/16 - 15 1 इक्वल 1/4 - 3 1। तो एक बार x/2 लेंगे इक्वल 1/1, तो यहाँ से हमें मिल जाएंगे x = 2। फिर एक बार y/1 इक्वल लेंगे 1/1 के, तो यहाँ से मिल जाएंगे y = 1। तो x = 2 एंड y = 1 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ आवर पेयर। ये हमें इसका आंसर यहाँ पर मिल जाता है। आंसर हम चेक भी कर सकते हैं, इक्वेशंस में वैल्यू रखेंगे हम, तो 2 × 2 4 + 1 5 5 - 5 0 हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन में रखेंगे 3 × 2 6 + 2 × 1 2 ही मिल जाएगा, तो 6 + 2 8 - 8 0। तो आंसर हमारा यहाँ पर एकदम करेक्ट है। तो इस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट नंबर 3, यहाँ पर जो हमें पेयर दिया है 3x - 5y इक्वल 20। तो जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे पहले तो इसको 3x - 5y - 20 इक्वल 0। कंपैरिजन करेंगे, a1 यहाँ पर 3 आ जाते हैं, b1 यहाँ पर -5 आ जाते हैं और c1 यहाँ पर -20 मिल जाते हैं। फिर सेकंड इक्वेशन 6x - 10y इक्वल 40। इसको भी जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 6x - 10y - 40 इक्वल 0। कंपैरिजन करेंगे, a2 यहाँ पर 6 है, b2 यहाँ पर -10 है और c2 -40 है। तो a1/a2 देखते हैं क्या आता है, 3/6 मीन्स 1/2। b1/b2 देखते हैं क्या आएगा, -5 / -10, तो 1/2 मिल जाते हैं। तो पहली वाली कंडीशन तो ख़त्म हो जाती है, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। तो या तो सेकंड कंडीशन होगी या थर्ड कंडीशन होगी, तो उसके लिए हमें c1/c2 भी देखना पड़ेगा क्या है। तो c1/c2 -20 / -40, ये भी हमें 1/2 मिल जाता है। मीन्स a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, तो इसलिए हमें इसको आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा है उसने कि अगर एक यूनिक हल हो तभी हमें इसको इस मेथड से सॉल्व करना है। तो ये हमारा यहीं पर आंसर। फोर्थ पार्ट है इसका, इक्वेशन है x - 3y - 7 इक्वल 0। तो यहाँ पर पहले से ही जनरल फॉर्म दी हुई है, तो कंपैरिजन कर लेते हैं। a1 1 है, b1 -3 है और c1 -7 है। सेकेंड इक्वेशन 3x - 3y -15 इक्वल 0। तो इनकी भी कंपैरिजन कर लेते हैं। a2 3 हैं, b2 -3 हैं और c2 -15 है। तो अब हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। a1/a2 मीन्स 1/3, b1/b2 देखेंगे -3/-3 यानी कि 1 आ गया। तो नॉट इक्वल है दोनों, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 मीन्स एक अद्वितीय हल हमें यहाँ पर मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो जब यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो x/y/ और 1/। तो सबसे पहले 1
सॉरी एक्स के हमें लिखने हैं, तो एक्स वाले जो टर्म्स हैं उनको हम छुपा लेते हैं, वाई के कोफिशिएंट और जो हमारे कांस्टेंट टर्म्स हैं वो, तो -3 और दूसरी इक्वेशन में भी -3, फिर कांस्टेंट टर्म्स -7, दूसरी इक्वेशन में -15, b1 b2 c1 c2। अब c1 c2 से स्टार्टिंग करेंगे y के लिए, तो -7 -15, चूँकि हमने y वाली टर्म को छुपा दिया है तो हमारे पास बचता है x वाली टर्म, तो 1 और ये 3, फिर 1 यानी कि कॉन्स्टेंट टर्म्स लिखने हैं तो उसको हम छुपा लेंगे, x और y के बचेंगे। खत्म कहाँ हुआ था हमारा, 1 और 3 पर हुआ था, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो 1 3 -3 -3। वैसे भी अगर देखें हम तो b से अगर हम स्टार्ट करते हैं, b c फिर c a फिर a b, इस तरीके से चलता है। तो -3 की मल्टीप्लाई करेंगे -15 से, -3 की मल्टीप्लाई करेंगे -7 से, तो ये हो जाएंगे -3 मल्टीप्लाई -15 फिर -3 मल्टीप्लाई -7। यहाँ पर हमें जो साइंस है हमारे प्लस या माइनस, उनका बहुत ध्यान रखना है। जब भी किन्हीं दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है तो उनको ब्रैकेट में ज़रूर रखना है, ताकि हमारी चिन्हों में कोई गड़बड़ी ना होने पाए। इक्वल y अपॉन -7 की 3 से मल्टीप्लाई 3 माइनस फिर -15 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 1 अपॉन 1 की -3 के साथ मल्टीप्लाई -3 की -3 के साथ मल्टीप्लाई। सॉल्व करेंगे तो x अपॉन -3 मल्टीप्लाई -15, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे, और 15 3 जा 45, फिर -3 मल्टीप्लाई -7, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन बाहर भी माइनस है तो माइनस इंटू फिर प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस आ जाएगा, यानी कि 3 बार माइनस है तो माइनस मिल गया, और 7 3 जा 21 इक्वल y अपॉन -7 मल्टीप्लाई 3, तो माइनस के 21 मिलेंगे, -15 इंटू 1 -15, और फिर बाहर माइनस है तो प्लस के 15 इक्वल 1 अपॉन 1 इंटू -3, तो -3 मिल जाएंगे, -3 इंटू -3, तो माइनस प्लस माइनस तो प्लस मिलेगा हमें, 3 इंटू 3 9, ये हमें मिल गए यहाँ पर। x अपॉन 45 -21, ये मिलेंगे 24 इक्वल y अपॉन -21 प्लस 15, तो ये मिल जाएंगे हमें माइनस के 6 इक्वल 1 अपॉन -3 प्लस 9, ये मिल जाएंगे 6। तो एक बार x और कांस्टेंट टर्म, फिर दूसरी बार y और कांस्टेंट टर्म, तो x अपॉन 24 इक्वल 1 अपॉन 6, तो यहाँ से हमें मिल जाते हैं 24 अपॉन 6, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो x इज इक्वल टू 4 मिल जाते हैं। फिर y अपॉन -6 लेंगे इक्वल 1 अपॉन 6, तो y इज इक्वल टू -6 अपॉन 6, तो यहाँ से y हमें मिल जाता है -1, तो ये हमारा आंसर आ जाता है, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -1। आंसर हम एक बार चेक करेंगे, 4 को इक्वेशन में रखेंगे तो x की जगह 4 रखा, -3 इंटू -1, तो प्लस के 1 हो जाएंगे, सॉरी प्लस के 3 मिल जाएंगे, तो 4 + 3 7, 7 - 7 0 हो गया, तो फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाइड है। सेकंड इक्वेशन चेक करते हैं, 3 इंटू 4 12 हो जाएंगे, -3 इंटू -1, तो 12 -3 इंटू -1 प्लस के 3 हो जाएंगे, तो 12 + 3 15, 15 - 15 0। सेकेंड इक्वेशन भी यहाँ पर हमारी सेटिस्फाइड होती है, तो आंसर इज करेक्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आज कंप्लीट हुआ। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, आगे कल इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 और उससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।